दोस्तों होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक शेयर से हम अपने क्लास को शुरू करें। तो कहते हैं कि पूछा किसी ने चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। बस जब भी कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको एक एक तिनका उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें इंसान को मिल जाती है। और कहते हैं कि अपने काम से प्यार रखो। जब तुम अपने काम से प्यार रखोगे तो काम तुमसे प्यार करेगी, और फिर कामयाबी ही नहीं बल्कि आसमान भी तुम्हारे लिए झुकने के लिए तैयार होगा। तो जब इंसान दिल दे के पढ़ाई करता है ना, उसी इंसान के मुकद्दर में कामयाबी आ जाती है। तो चलिए आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस डायग्राम को एक दफ़ा देख लीजिए कि किस तरह से डायग्राम बनाई गई है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, पहले तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये वॉन न्यूमैन ने दिया था 1971 में। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या आता है, इसमें सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, मतलब ये कुल मिला के सारा है सीपीयू। तो इस सीपीयू में फिर सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी, 3 कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, राइट। तो फिर ये काम कैसे करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देखिए ये होता है इनपुट। ये इनपुट क्या करता है, इस इनपुट के थ्रू हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, और फिर अंदर इसमें प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, और फिर ये आउटपुट फाइनली इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2 + 2, तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, फिर जाके यहाँ पे आउटपुट हमें 4 मिलेगा। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, माउस, कीबोर्ड वगैरह, आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर। तो आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर हुई होगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। तो अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसके। तो सबसे पहला कंपोनेंट अगर हम देखेंगे वो है इनपुट आउटपुट यूनिट, फिर दूसरा कंपोनेंट है सीपीयू एंड तीसरा कंपोनेंट है मेमोरी यूनिट। तो 3 कंपोनेंट्स पे बेस्ड है कौन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राइट। इनपुट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट, इन तीनों को हम अच्छे से अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है, द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय यूजर। जिस तरह से मैंने ऊपर दिखाया आपको कि इनपुट यूनिट के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा देते हैं कंप्यूटर को, यानी हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं डेटा जो रॉ फैक्ट्स में होता है, ताकि वो अंदर फिर उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे दे। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, इन चीज़ों को हमें याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूज़र। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र हो, ये कंप्यूटर है यहाँ पे, तो आप यूज़र यहाँ पे बैठे हुए हो, आप कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को दे रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, वो फिर इसको प्रोसेस करके यहाँ से प्रिंटर पे या यहाँ से डिस्प्ले पे आपको आउटपुट देता है। क्या कहता है, नंबर 1 पॉइंट, इनपुट, इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूज़र। ये एक्सेप्ट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूज़र से। नंबर 2, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड, ये कन्वर्ट करता है इन इंस्ट्रक्शंस को, ये कन्वर्ट करता है इन इंस्ट्रक्शंस को इन डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। यानी कंप्यूटर जो है वो समझता है सिर्फ लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। जब हम इनपुट यहाँ से देते हैं तो वो एक प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी उसमें कोई लैंग्वेज हम तो 1 और 2 देते हैं या 2 + 2 देते हैं। कंप्यूटर उसको फिर इनपुट डिवाइस जो होता है वो उसको चेंज करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यानी जिस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझ सके। Number 3, it supplies the converted instructions and data to the computer system for further processing। फिर यही इनपुट क्या करता है, ये भेजता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अब उस डेटा को, जो आप कंप्यूटर को अच्छी तरह समझ आए और फिर कंप्यूटर उस पर काम करना शुरू करे। अब नंबर 2 पे आते हैं, आउटपुट डिवाइस।
सॉरी आउटपुट यूनिट, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। अब आउटपुट यूनिट का क्या काम होता है, आउटपुट क्या करता है, ये प्रोसेस्ड डेटा को, अब ये जब मतलब 2+2 को इसने ऐड किया और अब ये 4 भेजता है आउटपुट यूनिट की तरफ, यानी आउटपुट हमें प्रोसेस्ड डेटा देता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। नंबर 1 पॉइंट देखेंगे आउटपुट यूनिट का, ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी यूजुअली इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर। क्या कहता है कि ये एक्सेप्ट करता है वो रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर, लेकिन अभी ह्यूमन इनको नहीं समझ सकता है, इसको नहीं समझ सकता है। फिर क्या करता है, फिर यही करता है, इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट्स टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। फिर यही आउटपुट क्या करता है, ये उन कोडेड रिजल्ट्स को ह्यूमन एक्सेप्टेबल, ताकि ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड हो जाए, उस लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। तीसरा चीज क्या करता है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट्स टू द यूजर। फिर ये अच्छी तरह से जब डेटा तैयार हो गया, फिर आउटपुट डिवाइस कन्वर्टेड रिजल्ट करता है प्रोवाइड किनको, यूजर्स को, यानी जिसको अब उसकी जरूरत हो। अब चलते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नंबर 2 कंपोनेंट। पहला क्या पढ़ा हमने, इनपुट आउटपुट यूनिट, अब नंबर 2 पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कहते हैं कि सीपीयू जो है ये मेन पार्ट है कंप्यूटर का, यानी सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, ना चलेगा। Also known as brain of computer or electronic brain and microchip। इसको brain of computer भी कहते हैं, इसको electronic brain भी कहते हैं और इसको microchip भी कहा जाता है। Speed of CPU is measured in hertz or megahertz or flops or mflops। 4 तरह के कंपोनेंट से इसकी स्पीड मेजर की जाती है सीपीयू की, या तो हर्ट्स में जिसकी सिंबल है HZ, मेगाहर्ट्ज MHZ, या फ्लॉप्स आर एमफ्लॉप्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड और एमफ्लॉप्स की मेगा फ्लॉप्स, राइट। और एग्जांपल क्या है सीपीयू की, पेंटियम है, पेंटियम प्रो है, पेंटियम 2 और पेंटियम 3 है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब सीपीयू में ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। तो ALU एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कहते हैं कि ALU जो है ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब उनका रिजल्ट देता है। ALU यूजेस रजिस्टर्स टू होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। कहते हैं कि ALU में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स एक टॉप और फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो ALU में होती है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कि रजिस्टर्स कहाँ पे हैं, फिर अगर नीचे ALU भी होगा, CPU भी होगा, तब ALU को टिक करना। अगर ALU नहीं होगा तो फिर CPU को टिक कर सकते हैं। अब देखिए आगे, ALU कैन परफॉर्म, कहते हैं कि ALU कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। 3 किस्म के ऑपरेशन ALU करता है। नंबर 1 लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें एंड, नॉट, OR, XOR वगैरह आते हैं। इनको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऑपरेशन करता है। लॉजिकल ऑपरेशन इसको कहते हैं। नंबर 2 ये अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन किसको कहते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और नंबर 3 ये कंपैरिजन ऑपरेशन करता है। कंपैरिजन ऑपरेशन किसको कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन कहते हैं इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एटसेट्रा। तो चलिए अब हम रजिस्टर्स पे चलते हैं। रजिस्टर जो है ये क्या करते हैं, स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। रजिस्टर स्टोर करते हैं डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। बिट किसको कहते हैं, बिट कहते हैं, देखिए 0 और 1 को बिट कहते हैं। यही तो बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। 0 और 1 को 1 बिट कहते हैं। दीज आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। कहते हैं कि रजिस्टर जो है ये किस काम के लिए होते हैं, ये क्विकली
मतलब फास्टेस्ट मेमोरी होती है यही मेमोरी कंप्यूटर में। ये डेटा को स्टोर भी करती है, एक्सेप्ट भी करती है और ट्रांसफ़र भी क्विकली करती है। यानी जब जब सीपीयू को जल्दी कोई चीज़ ज़रूरत लगती है तो वो यही रजिस्टर्स भेजते हैं। These registers are the top of the memory hierarchy and are fastest। कहते हैं कि यही रजिस्टर्स जो हैं ये फास्टेस्ट मेमोरी भी है और मेमोरी हियरार्की में सबसे ऊपर भी है। अब ये मेमोरी हियरार्की क्या है ये हम आगे मेमोरी में पढ़ेंगे, किस तरह से मेमोरी हियरार्की आती है। पहले रजिस्टर्स आते हैं, फिर कैशे मेमोरी आती है, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट। ये भी एक कंपोनेंट है सीपीयू का। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। ये कहता है कंप्यूटर को कि आप प्रोग्राम को कैसे ले सकते हैं, यानी प्रोग्राम पे कौन सा एक्शन करना है, प्रोग्राम पे कैसे कैरी आउट करना है, प्रोग्राम को कैसे यूजर तक पहुंचाना है। CU coordinates with the input and output devices of a computer। कहते हैं कि CU जो है यानी कंट्रोल यूनिट जो है ये कोऑर्डिनेट करता है, ये कम्युनिकेशन करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से, ताकि इसको पता चले कि काम क्या करना है। आगे हम देखेंगे इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर to carry out stored programs instructions by communicating with ALU and registers। ये डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को, यानी यही बताता है कंप्यूटर को कि कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम्स है उनको कम्युनिकेट कर लो, उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो द बेसिक फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू स्टोर इन द मेन मेमोरी। ये क्या करता है? ये करता है फेच। सबसे पहले ये फेच का मतलब होता है टू ब्रिंग। ये लाता है मेन मेमोरी से कंप्यूटर तक हर एक इंफॉर्मेशन या हर एक डेटा जो भी कंप्यूटर को जिस पे कंप्यूटर को काम करना है वो यही फेच करता है मेन मेमोरी से, सीयू ही। इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स। ये क्या करता है? फिर ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है कि कैसे कैसे आपको काम करना है। इट इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। तो इसको नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जिस तरह से ब्लड वीन्स इंसान के जिस्म में ब्लड पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, पाँव तक पहुंचाती है, हर जगह पर वो पहुंचाती है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट भी हर एक काम को करता है। पहले ये मेमोरी से डेटा को लाता भी है, फिर आउटपुट को बोलता है कि इनको कैरी आउट कर लो, तो इसलिए इसको नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर। ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर, यानी यही पहले डेटा लाता भी है फिर डेटा को यूजर तक पहुंचाता भी है, यानी ये बहुत ज़्यादा काम करता है कंप्यूटर में। तो हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे थे। इट इज़ द कंट्रोलिंग एलिमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम एंड इज समटाइम्स नोन एज चिप। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है कंप्यूटर को, यानी ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको चिप भी कहा जाता है। इट इज द मेन हार्डवेयर दैट ड्राइव्स द कंप्यूटर। इसको मेन हार्डवेयर भी कहते हैं कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर को चलाता है, यानी पूरे कंप्यूटर को यही चलाता है। इट इज ए लार्ज पीसीबी। इसको पीसीबी भी कहते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इस माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड्स अपॉन माइक्रो प्रोसेसर। कहते हैं कि जो जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होगा उतनी ही सीपीयू की स्पीड होगी। Intel 4004 was the first microprocessor made by Intel in 1971 by Ted Hoff and Federico Fagan। कहते हैं कि Intel 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसको 1971 में बनाया था टेड हॉफ ने और फेडरिको फैगन ने। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटेल कोर, i7 ड्यूअल कोर एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो प्रोसेसर की। अब चलते हैं लास्ट और फाइनल यूनिट पे, जिसको हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसमें मेमोरी यूनिट को भी पढ़ेंगे। सीपीयू कोऑर्डिनेट्स विद मेन मेमोरी। देखिए सीपीयू जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, मेन मेमोरी के साथ कंटैक्ट करता है, मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन करता है और वहाँ से डेटा को फेच करता है।
और अगर आप यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि CPU या CU, CPU हो या CU हो, क्योंकि CPU के अंदर ही CU आता है, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि CPU कोऑर्डिनेटर्स विद मेन मेमोरी, ये कोऑर्डिनेट करता है असल में अंदर, फिर CU मेन मेमोरी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि CPU या CU, अगर CU होगा तो CU को ही टिक करना, अगर CPU होगा तो CPU को ही टिक करना। अब आते हैं मेमोरी एक्सेस इज द टाइम टेकन बाय द CPU टू एक्सेस ए लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी एक्सेस क्या होता है? मेमोरी एक्सेस एक ऐसा एक्सेस है कि कितना टाइम लगे CPU को एक लोकेशन तक पहुंचने में, उसको कहते हैं मेमोरी एक्सेस। इट हैज टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इसी तरह से हार्ड ड्राइव, CD, DVD वगैरह, वो हम मैग्नेटिक टेप्स वगैरह आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना याद रखें, मेमोरी दो किस्म की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब चलते हैं कैशे मेमोरी पे। कैशे मेमोरी क्या है? इट इज लोकेटेड इन CPU। कैशे मेमोरी जो होती है ना, ये CPU में होती है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आता है बिटवीन CPU एंड रैम, तो वो भी राइट आंसर होगा। आल्सो नोन एज CPU मेमोरी, इसको इसीलिए क्योंकि ये CPU में लोकेट होती है, इसीलिए इसको CPU मेमोरी भी कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी। It is a region of memory where frequently accessible data can be stored for rapid access is called cache। कैशे क्या होता है? कैशे मेमोरी आपने अगर मोबाइल में भी देखा होगा, किसी एप्लीकेशन पे आप लॉन्ग प्रेस करना, वहां पे भी नीचे आपको दिखाएगा कि क्लियर कैशे। कैशे का मतलब होता है जहां पे फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा, जिस डेटा को हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं, उस डेटा को स्टोर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई वेबसाइट बार बार यूज करते हो तो वो कैशे मेमोरी में चली जाती है, या फेसबुक बार बार इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप बार बार इस्तेमाल करते हो, तो वो कैशे मेमोरी में चली जाती है, ताकि रैपिड एक्सेस के लिए, यानी जब भी आप खोलोगे वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मदरबोर्ड। एक मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, नोन एज मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, बहुत सारी ICs वगैरह लगी होती है, बसेस लगी होती है, तो ये मदरबोर्ड होता है। आल्सो नोन एज मेन बोर्ड, इसके कुछ नाम हैं, इनको याद रखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी। मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड, या इसको प्लेनर बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। All other electronic devices and circuits of computer system are attached to this board like CPU। इसमें क्या क्या होता है? बहुत सारे, यानी सारे कंपोनेंट जो कंप्यूटर के होते हैं बाकी, वो सारे इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। CPU होता है, ROM होता है, RAM होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, PCI स्लॉट्स होते हैं, एंड USB पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग इन ए कंप्यूटर वर्क टुगेदर। मदरबोर्ड क्या काम करता है? यह कंप्यूटर को आपस में मिलाता है और कंप्यूटर को वर्केबल बनाता है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या होता है? CMOS बैटरी होती है, CMOS कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड बैटरी होती है। बायोस चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। फैंस होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, SMPS होता है, PCI स्लॉट्स होते हैं, प्रोसेसर चिप्स होते हैं, और बसेस वगैरह इस पे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में लिखा, द नंबर ऑफ साइकिल्स CPU एग्जीक्यूट्स पर सेकंड। देखिए, नंबर ऑफ साइकिल्स, कितने साइकिल्स CPU एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड, वो मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज में। एक था स्पीड ऑफ CPU, वो कहाँ किस में नापी जाती थी? वो नापी जाती थी मेगाहर्ट्ज में और फ्लॉप्स में या एमफ्लॉप्स में। लेकिन जो साइकिल्स पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है CPU, उसको गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। अब चलते हैं बसेस पे। Buses are used to send control signals and data between the processor and other components। कहते हैं कि बसेस जो हैं ये डेटा को एक दूसरी जगह तक पहुंचाने
पहुंचाने के लिए काम करती है। और बसेस दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरनल बस, नंबर 1 इंटरनल बस, नंबर 2 एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस जो है इसको सिस्टम बस भी कहा जाता है। ये क्या करती है, ये मदरबोर्ड के अंदर होती है ताकि वहां से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। इसको सिस्टम बस भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी बस होती है एक्सटर्नल बस, यानी दूसरी किस्म की बसेस होती है एक्सटर्नल बस। इट कनेक्ट्स द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड डिवाइसेस कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। एक्सटर्नल बस क्या करता है, ये करता है पेरिफेरल्स को डिवाइड। पेरिफेरल कहते हैं मिसाल के तौर पे माउस को डिवाइड कनेक्ट करती है कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर को कनेक्ट करती है, कीबोर्ड को कनेक्ट करती है। इसको एक्सटर्नल बस कहते हैं। आगे भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब फाइनल पॉइंट समझते हैं आज का, इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्यूटर में मशीन साइकिल होता है और इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कंप्यूटर को हमने स्टार्ट किया, ये यहाँ पे मतलब मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ फिर ये क्या करता है, अब हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो ये करता है फेच। फेच का मतलब होता है टू ब्रिंग द डेटा। ये कंप्यूटर में डेटा डालता है, या सबसे पहले ये डेटा लाता है। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर को दिया 8 into 1 क्या होता है, तो इसको कहते हैं फेच। ठीक, फिर इसको डिकोड करता है। डिकोड क्यों करता है, क्योंकि कंप्यूटर को 8 into 1 समझ नहीं आएगा, उसको नहीं पता है ये क्या है, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1 में। तो फिर ये कन्वर्ट करेगा 8 into 1, मिसाल के तौर पे ये 0101 को मैं कन्वर्ट करेगा, इसको कहते हैं डिकोड। फिर डिकोड करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी 8 into 1 होता है 8, इसको एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद इसको स्टोर करेगा फाइनली, राइट। स्टोर मतलब मेमोरी में अब ये आ जाएगा, 8 into 1 होता है 8। या हम कंप्यूटर को अगर देंगे 4 + 4, तो ये फेच करेगा सबसे पहले 4 + 4 क्या होता है, फिर उसको डिकोड करेगा ताकि कंप्यूटर को समझ आए 4 + 4 क्या होता है। या ऐसे डिकोड करेगा 010101 वगैरह। फिर डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, यानी 4 + 4 होता है 8, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस 8 को मेमोरी में स्टोर करेगा। इसको कहते हैं सिंपली इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल सिंपली जब इस साइकिल में ये फाइनली यहां पर पहुंचता है तो उसको मशीन साइकिल कहते हैं। अब आखिरी टर्म हम समझेंगे आज के वीडियो की। तो अगर आप वीडियो सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स की नीड होगी तो आप सिंपली 700654 पे 7006546922 पे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ से अवेलेबल ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक इन विच CPU fetches the next instructions before it complete the machine cycle for the first time। कहते हैं पाइपलाइनिंग क्या होता है, पाइपलाइनिंग होता है प्री इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं इस डायग्राम के थ्रू, लेकिन पहले हम देखेंगे फास्टर प्रोसेसिंग एंड इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, पाइपलाइनिंग से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग फास्ट होती है और इंक्रीज परफॉर्मेंस होती है। अब समझते हैं पाइपलाइनिंग क्या होती है। देखिए 4 चीजें होती है, फैच पहले कंप्यूटर करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर में 4 चीजें दे दी। अब इसने पहली वाली को फैच भी किया, डिकोड भी किया, एग्जीक्यूट भी किया और स्टोर भी किया। अब तब तक कंप्यूटर बैठेगा नहीं, कंप्यूटर क्या करेगा, जब तक ये यहाँ पे स्टोर की तब से उसी टाइम में कंप्यूटर दूसरी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट तक पहुंचाएगा, तीसरी को करता रहेगा, यहाँ पे डिकोड करेगा, फैच किया, डिकोड किया, अब चौथी को फैच करेगा। इसलिए क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे मल्टीपल काम होते हैं, यानी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी आती है और प्रोसेसिंग जो है इंक्रीज होती है। मतलब हम मल्टीपल टास्क्स एक टाइम पाइपलाइनिंग के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊं, आपके पास ये है एक मरला ज़मीन आपके पास। अब इसको पानी आता है यहाँ से पानी आता है, तो आपको लगेंगे 2 घंटे इसको पानी डालने में, मतलब
पानी देने में, ठीक है। इसमें 100 प्लांट्स है वगैरह, तो एक, लेकिन अगर आप यहाँ से भी एक पाइप लगाओगे, यहाँ से भी एक पाइप, यहाँ से भी, आपको कितना, बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसी तरह बस पाइपलाइनिंग होती है कि ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एट ए टाइम लेती है और किसी को स्टोर करती है, किसी को एग्जीक्यूट करती है, किसी को डिकोड करती है, किसी को फेच करती है, लेकिन एक ही काम नहीं बल्कि मल्टीपल वर्क्स करती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दबा दीजिए और एक शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।